अखिलेश यादव मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। मतदान करने का दिन बहुत करीब आ गया है। सभाएं लगातार और जनता से संपर्क सभी राजनीतिक दल लगातार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, आरएलडी गठबंधन पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य बेहतर हो। भारत और देश आगे बढ़ता दिखाई दे। हमारा किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, नौजवान और सभी लोगों के बीच में खुशहाली कैसे जाए। हर वर्ग के बीच में क्या रास्ता हो विकास का, भारत को कैसे आगे बढ़ाने का रास्ता हो। आज अमीरी गरीबी की खाई इतनी पैदा हो गई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, और इसीलिए जरूरी है कि एक डॉक्यूमेंट हो। हमारे क्या लक्ष्य है, हमारा क्या विजन है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता को क्या दिशा दिखाएं। हमारी दल के विचारधारा के क्या सुझाव हों, उनको लेकर के जनता के बीच में जाने के लिए, और जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तो संविधान दिया हमें, जिस संविधान से हमें हक मिलता है, जिस संविधान से हमें सम्मान मिलता है, वहीं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो। इसीलिए ये कागज, ये किताब सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद के साथ हम जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। ये हमारे नेताओं के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए और हमारे खुद के लिए भी ये है। आज क्योंकि हमारे तमाम सीनियर लीडर लोग मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सभाएं कर रहे हैं, इसलिए जरूरी था कि ये डॉक्यूमेंट भी, ये किताब भी जनता के बीच में पहुंचाने का काम करें। सामाजिक न्याय से महापरिवर्तन, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान और उसके माध्यम से हक और सम्मान मिलने का जो काम था, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो, इसीलिए ये तैयार किया। उसमें तमाम विषय हैं। कि किस तरीके से वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए हैं। अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो खाई है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। और अगर हम खुशहाली चाहते हैं, अगर अर्थव्यवस्था हमारे लिए खुशहाली लाए, अगर हमारे बीच में तरक्की और आगे बढ़ने का रास्ता निकले, तो बिना सामाजिक न्याय के वो रास्ता नहीं निकल सकता है। जब आंकड़े देश के बेरोजगारी के हम जानना चाहें तो सरकार छिपा रही है। हम वो आंकड़े सरकार से जानना चाहें कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो आंकड़े सरकार छिपा रही है। कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, वो आंकड़े छिपा रही है। तो ये जरूरी बनता है कि कम से कम सब आंकड़े जनता के बीच में जाएं,
समाजवादियों की कोशिश होगी कि केवल ये आंकड़े जनता के बीच में न जाएं, इसके साथ साथ हम आबादी में कौन कितना है ये भी कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े जो हमेशा वादा किया गया लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, सभी दलों ने, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने और नेशनल पार्टियों ने भी हमेशा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि जो ये सेंसस हो रहा है इनके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे, हम पॉलिसी कैसे बनाएं उसमें इस्तेमाल करेंगे। और सरकार जब ये दावा करे कि जो आंकड़े सरकार के हैं, हालांकि हम उस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि यही आंकड़े हैं जो वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट करती है, हमारे वही आंकड़े हैं जो IMF एक्सेप्ट करती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आंकड़े आए हमारे देश की खुशहाली का रास्ता कैसे निकलेगा, और बिना सामाजिक न्याय के, बिना सबका साथ सबके विकास के देश खुशहाली के रास्ते में नहीं जा सकता। GST से कुछ व्यापार को तो लाभ पहुंचा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से जान चली गई लोगों की, कोई सरकार का जवाब नहीं, बैंकें घाटे में हैं। इसलिए जो विकास की रास्ता दिखाया गया है वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम और किस तरीके से पढ़ाई हो, शिक्षा कैसी हो, उस पर भी दोबारा सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किए संभव नहीं है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उस तरह की नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं है जिस तरह की नौकरियां, जिस तरह के रोजगार आज बाजार में हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ साथ हमारा नौजवान न जाने कितना कोचिंग पे पैसा बर्बाद कर देता है, जितनी फीस नहीं देता, फीस से कई गुना ज्यादा वो कोचिंग करते करते अपना पैसा बर्बाद करता है, माँ बाप का पैसा बर्बाद करता है, उसके बाद भी नौकरी रोजगार उसके हाथ नहीं आती। इसलिए रोजगार का इंतजाम कैसे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कैसे हो, बड़े बड़े काम जब तक नहीं होंगे, सरकार ये दावा करती है कि हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने सड़कें बनाई, और एक दिन में इतनी सड़कें बन गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, FDI आया, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये सब कुछ होता तो नौकरियां मिलती। समाजवादी लोगों ने कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करके दिखाया, देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, देश का सबसे बेहतरीन पुलिस रिस्पांस सिस्टम दिया, अपनी बेटियों बहनों के लिए सबसे बेहतरीन 1090 दिया, और गोल्डन रेवोल्यूशन के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि किसान खुशहाल तभी होगा जब उसका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो जाए। समय समय पे जो जो सरकारें चुनाव में गईं, उन्होंने वादे किए किसान को और कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन नियम ऐसे बना दिए कि किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए। हम उदाहरण में नहीं जाना चाहते, ना उत्तर प्रदेश के उदाहरण में जाना चाहते हैं, ना मध्य प्रदेश के उदाहरण में, लेकिन किसान का पूरा कर्ज माफ हो, इस पक्ष में हम लोग हैं। और MSP कैसे मिलेगी? मुझे याद है कि बीजेपी की सरकार के मुखिया यहीं पर आकर के कहा कि MSP मिलेगा हर फसल का, लेकिन किसी फसल का MSP नहीं मिल रहा, और कहां मिलेगा वो आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया। नेशनल सिक्योरिटी पे बात है हमारी कि नेशनल सिक्योरिटी पे हम क्या करना चाहते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी पे हम क्या क्या किए हैं, हमें क्लीन एयर कैसे मिलेगी, जमीन कैसे हमारी साफ रहेगी, नदियां कैसे साफ होंगी, और बिना महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिए हम आधा अधूरा विकास समझेंगे। इसलिए हमारी बेटियों को, बहनों को और महिलाओं को बराबर का सम्मान मिले, तभी जाकर के हमारा समाज और देश खुशहाल होगा। सवाल ये है कि PM मोदी ने तो गुजरे पहले एक जनसभा में कहा है, जब आप लोग की सरकार होती थी, आपका भी नाम लिया है,
हैं, मायावती जी का नाम लिया है, तो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई आप लोग नहीं करते थे, और आप देखिए चौकीदार तैनात थे देश में, कश्मीर को छोड़ के कहीं भी धमाके नहीं हो रहे। जो सवाल आपने पूछा है, बीजेपी के लोग ये बता दें, लोकसभा में हम भी थे, जिस पर उंगली उठा रहे हैं, जिस आतंकवादी पर आप सब सवाल खड़े कर रहे हैं, और आतंकवादी है वो, अगर दुनिया में उसकी पहचान है, तो आप उसको घोषित क्यों नहीं करा पाए हैं? आप चीन के दबाव में क्यों आ रहे हैं? आपका डिप्लोमेसी क्यों फेल हो रही है? और देश को यह भी बता दे भारतीय जनता पार्टी कि आखिरकार हवाई जहाज में बैठा करके उसको कौन छोड़ने का काम किया था, और सरकार जब इतना कुछ जानती है तो यह भी बता दे कि उस आतंकवादी को किसने पकड़ा था, और जब पकड़ा गया था तो उस आतंकवादी को पकड़ने में किसकी जान गई थी। इसीलिए अगर आप ये घोषणा पत्र हमारा देखेंगे तो हमने मांग की है कि घोषणा पत्र या डॉक्यूमेंट या जनता के बीच में ले जाने की बात, क्योंकि आप अगर मैं घोषणा पत्र बोलता हूं तो कहेंगे कि क्या आप सरकार बना रहे हैं, इसलिए ये जनता और कार्यकर्ता के बीच में हम क्या कहें, क्योंकि नेशनल चुनाव होने जा रहा है। विजन डॉक्यूमेंट कहें, हम अपनी दृष्टि कहें, हम अपनी कहें परिकल्पना कहें, हम अपना मैसेज कहें, तो इसीलिए हमने ये भी कहा है इसमें कि बहुत दिनों से मांग थी कि अहीर रेजिमेंट बने, और वहीं इस डॉक्यूमेंट में जब आप देखेंगे तो गुजरात रेजिमेंट भी बने, ये भी हमने मांग की है। एक समय हमने ये भी मांग की थी कि एक्सप्रेसवे के किनारे कैंटोनमेंट बनना चाहिए, लेकिन कैंटोनमेंट बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा कि हम कैंटोनमेंट बनाने की हमारे पास कोई योजना नहीं है। हम वहीं अगर ये कहें कि जो बात डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जो बड़े एग्जिस्टिंग हैं, तो कम से कम हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि ये भी बता दें कि जो आतंकवादी सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटनाएं हुई, आखिरकार किसने छोड़ा और कौन लोग उसको हवाई जहाज में बैठा करके छोड़ के आए थे। हमारा जो कुछ मानना है यही है, और उत्तर प्रदेश का जो काम है वही हमारी क्रेडिबिलिटी भी है, वही काम कैसे बढ़े। मान लीजिए समाजवादी पेंशन के बारे में कहा कि 3,000 रुपए होनी चाहिए समाजवादी पेंशन। अभी विकलांग को पेंशन कुछ मिलती है, विधवा को कुछ मिलती है। अगर हमारा 2017 का घोषणा पत्र पढ़ें तो ये कहा गया था कि जितनी भी पेंशनें हैं उन सबको एक साथ करके और 1,000 रुपया कम से कम कर दिया जाएगा। वो प्रदेश सरकार का हमारा था घोषणा पत्र, लेकिन अब हम ये चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट में, इस विजन डॉक्यूमेंट में, कि 3,000 रुपए समाजवादी पेंशन हो। अभी विकलांग को कुछ देती है केंद्र सरकार, विधवा को कुछ देती है, और अगर हम ग्राम सभा के स्तर पर देखें नौकरी करने वाले, आप चौकीदार की बात करते हो, तमाम चौकीदार सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, वो आपने कभी नहीं उठाया सवाल। ये समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में लेकर के जाएंगे, और समय समय पर जहां कहीं प्रेस सवाल जवाब करेगी तो इसमें से जवाब दिए जाएंगे। सर ये बताइए योगी जी ने ट्वीट किया है कि इसके बाद योगी जी ने ट्वीट किया है कि जो वहां पर गठबंधन जिसके कांग्रेस कर रही है साथ में मुस्लिम लीग, वो वायरस है समाज के लिए, और अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो पूरे समाज में वायरस फैल जाएगा। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, किसी से कराया है उन्होंने। आप बोलने नहीं देते हो। देखिए, पुलिस के ऊपर प्रश्न बहुत लगे हैं, और पुलिस का मनोबल जितना गिरा सकती थी ये सरकार ने गिराया है। जहां आप एक पुलिस पर अधिकारी पे आरोप जो साबित हुआ है कि पैसे का लेन देन है, ये बड़े पैमाने पे पुलिस कर रही है और बड़े स्तर पे हो रहा है, ये आपको भी जानकारी है। वहीं हम ये कहना चाहते हैं, बताओ एक पुलिस की कांस्टेबल महिला पर एसिड अटैक हो जाए, उस पर नहीं बोलेंगे ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के लोग। किस पे बोलना चाहते हैं? और मथुरा में बताइए एसिड अटैक, पुलिस क्या कर रही थी, और पुलिस के ऊपर है एसिड अटैक। और यही नहीं, लखनऊ में नहीं पता आपको
पुलिस ही डकैत बन गई थी। इसीलिए कहा कि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं ये जाने वाले हैं, जनता तय कर चुकी है। इन्होंने जनता को बहुत धोखा दिया है, किसानों को बहुत धोखा दिया है। कांग्रेस के जो पिछली सरकार थी ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला, उसमें ईडी ने चार्जशीट फाइल की है। उसमें एपी का मतलब अहमद पटेल और एफएम का मतलब फैमिली ये लिखा है और ये कहा है कि इसका मतलब गांधी फैमिली सीधे इसमें इंडिकेट कर रही है। उन सवालों का चुनाव में जनता जवाब देगी। राफेल पे भी जवाब होगा तो जनता जवाब देगी। सवाल ये है कि हमारे किसान को क्या मिला है। उनकी बोरी से चोरी हो गई, 5 किलो खाद चोरी हो गई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? और एक सरकार जो अपने वादे के खिलाफ काम करती हो। सरकार कोशिश करती है कि कुछ वादा पूरा कर दें, लेकिन ये पहली सरकार है जो अपने वादे के खिलाफ काम करती है। कहा था कि नौकरी देंगे करोड़ों नौजवानों को, वहीं ऐसे फैसले लिए हैं कि जिससे नौकरियां ही नहीं मिली हैं, रोजगार समाप्त हो गए। पैसे देने की बात थी, पैसे छीन लिए। कहना यह है कि लखनऊ से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्या इसके पीछे मतलब ये उनका कहना यह है कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं आखिर किसको खड़ा है? वैसे मौसम तो इस बात का है कि 2 चुनाव लड़े जाएं। एक व्यक्ति 2 चुनाव भी लड़ सकता है। सर अपने लिए कह रहे हैं क्या? आप चिंतन की बात कही है। वो हमें नहीं बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। सुनिए, वो लाइन बताइए जवाब कैसे चलेगा, बताइए ना आप। योगी जी वाले पे जवाब दीजिए, उन्होंने जो बोला मुस्लिम लीग को वायरस बोला। ये इतनी बड़ी चीज है और आप वायरस के चक्कर में पड़े हुए हो। इसको चलाएंगे, लेकिन 2 लाइन बोल दिए। उन्होंने बकायदा कहा है मुस्लिम लीग वायरस है जो समाज में फैल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर कोई काम बताने को नहीं है। अगर काम उन पर होता तो वो जनता को काम बताते। वैसे तो प्रधानमंत्री जी जर्मनी में जाकर ये कहते हैं कि हमारे और आपके जीन्स एक हैं, क्या नहीं कहते? और जब इनकी सरकार की बात आती है तो सवाल हमसे ही खड़ा कर देते हैं, और जब सरकार बन जाती है तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री हैं जो वायरस की बात करते हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अभी अभी कुछ दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कल ही कॉन्फ्रेंस हुई है कोई, और वो ये कह रही है कॉन्फ्रेंस में नतीजा ये निकला है कि ज्ञान और विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे समाज और देश को आगे ले जाएगा। इनके लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पे बात कर रहे थे। इन्हें कोई जानकारी नहीं है, ये केवल जनता को धोखा देना चाहते हैं। और अगर इन्हें जानकारी होती तो अभी तक तो उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बढ़ गया होता, डाटा जो वादा किया था डाटा मिल गया होता। और ये नई नई चीजें हैं, ट्विटर और ट्वीट करना। मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुख्यमंत्री नहीं जानते, किसी से लिखवा लिया है, कहीं किसी वायरस से तो नहीं लिखवा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी के पास ही कोई वायरस हो, उसी से लिखवा लिया हो। मुख्यमंत्री जी के पास तो कोई है नहीं लिखने वाला। और फिर जो वादे किए थे, वादों का हिसाब किताब कौन देगा? आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? नौजवानों को नौकरी। और बातचीत करने के लिए इस पर हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का विजन आगे का तैयार किया है, क्या कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं? विस्तार से आप बताएं। अखिलेश यादव ने अपना जी बोलिए। घोषणा पत्र जारी किया है। इसको उन्होंने समाजवादी पार्टी का विजन बताया है, जिसमें पूर्व समाजवादी सरकार में कराए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है और जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से बिना बराबरी का हिस्सा दिए महिलाओं को समाज का विकास नहीं हो सकता, देश का विकास नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा है कि
सामाजिक न्याय का अर्थशास्त्र जिसमें दिखाया है कि सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए और बहुमत का विकास होना चाहिए, किसी एक पक्ष का विकास नहीं होना चाहिए, इस पर भी फोकस किया है। शिक्षा प्रणाली पर सुधार की बात कही है, रोजगार के अवसर की बात कही है और साथ ही उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिल सकता है, इस पर भी फोकस किया गया है। और स्वर्णिम क्रांति का नाम देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों की भलाई के लिए उनको मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है एमएसपी उसको मिलना चाहिए, उसकी बात की है। और साथ ही विकास के लिए उन्होंने जो काम किया था, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनवाया था, उसका भी फोटो लगाया है और उसपे जेट विमान उतरते हुए दिखाया गया है। तो इस माध्यम से उन्होंने एक खाका खींचा है और एक विजन दिया है अपने नेताओं को जनता के बीच में जाकर बताने का। इन सारी चीजों का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान जो 10-90 का काम किया था, वीमेन पावर लाइन, उसका भी उल्लेख किया है। इस तरीके से देखा जाए तो अखिलेश यादव अपने कामों को गिना रहे हैं जो पूर्व समाजवादी सरकार ने किए थे और इस बार जब वो लोकसभा में जाएं तो इस विजन के साथ जाएं जिससे जनता को बता सकें उनके नेता और ये अपना पक्ष रख सकें कि अगर हमारी सरकार आती है या सरकार में हमारी हिस्सेदारी रहती है तो हम ये सारी चीजें देश के लिए और प्रदेश के लिए करेंगे। जी, लेकिन नरेंद्र, सामाजिक न्याय की बात अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे और जाहिर तौर पर बीजेपी पर कोई भी हमले का मौका नहीं छोड़ रहे हैं अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लाइनों को आज ट्वीट भी किया था और उनका जो पहला पेज है घोषणा पत्र का या सपा का विजन कहा जा सकता है, उसमें यही रखा है कि गरीबी के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई ना हो। बिल्कुल तो नरेंद्र, इस वक्त हम आपको रोकेंगे बातचीत करने के लिए। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनमोहन राय जी हमारे साथ जुड़ गए। मनमोहन जी, सवाल सबसे बड़ा है कि अखिलेश यादव ने जिस विजन को लेकर के मीडिया के सामने रखा है, इस विजन में जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ये विजन गठबंधन के साथ होता तो ज्यादा बेहतर होता, गठबंधन से अलग है तो किस नजरिए से देखा जाए? जी अनुपम, ठीक आपने पूछा। ये समाजवादी पार्टी तो अपने इंसेप्शन से शुरू से ही मैनिफेस्टो अपना जारी करती रही है। हर चुनाव के पहले जारी करती है अपना मैनिफेस्टो, जिसमें उन्होंने अपने प्रायोरिटीज और अपने वादे उल्लेखित करते हैं। बसपा जो इस वक्त अलायंस पार्टनर है समाजवादी पार्टी की, उनके यहाँ ट्रेंड नहीं है, उनके यहाँ ये परंपरा नहीं है मैनिफेस्टो जारी करने की। इस बार जब गठबंधन हो गया, सपा बसपा का आपस में काफी बढ़िया तालमेल चल रहा है, तो अटकलें थी कि एक जॉइंट मैनिफेस्टो आएगा, एक मिला जुला अनाउंसमेंट, एक मिला जुला दस्तावेज आएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की तरह, जिसपे कि दोनों दल अपनी प्रायोरिटीज बताएंगे और अपने आगे वाले अगर वो सत्ता में शामिल होते हैं तो क्या करेंगे उसको उल्लेखित करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं जॉइंट मैनिफेस्टो की बात नहीं परवान चढ़ी और सपा ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, जिसमें कि किसानों को, सेना के ऊपर, आंतरिक सुरक्षा, विदेश सुरक्षा, इन सब मुद्दों में अखिलेश जी ने अपनी प्रायोरिटीज बताई है। मनमोहन जी, लेकिन सवाल ये बनता है कि जब आप गठबंधन के साथ जा रहे हैं और जब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर गठबंधन में सपा को लड़ना है, बसपा को लड़ना है, यहाँ पर आरएलडी को लड़ना है, तो क्या ये माना जाए कि सीटों तक ही चीजें सीमित थी? ये सब विजन आकर के हर दल की अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी सब अलग है और इसीलिए ये सारी चीजों को अलग अलग फोरम पे कर रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि जब तालमेल हुआ, गठबंधन हुआ, तो ये बात की कि दोनों लोग मिलकर अपना एक रूपरेखा रखेंगे, मैनिफेस्टो रखेंगे। लेकिन कहीं न कहीं ये भी समझना होगा कि बसपा का शुरू से ही ये स्टैंड रहा कि वो मैनिफेस्टो नहीं देते हैं। वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि मायावती और काशीराम जी का भी पहले ये कहना रहा है कि मैनिफेस्टो राजनीतिक दल एक परंपरा निभाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए एक कागज जारी कर देते हैं जिसको सीरियसली नहीं लिया जाता है। हम लोग सत्ता में आने के बाद सीरियसली काम करते हैं, ना कि पहले अपने वादे गिनाए। तो बसपा अपने स्टैंड पे कायम है, सपा जो कि मैनिफेस्टो जारी करती रही है वो अपने स्टैंड पे कायम है। सपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और पूरा एक दस्तावेज सामने रखा, उसको विजन डॉक्यूमेंट का नाम दिया है। मैनिफेस्टो के ऊपर उनका जोर नहीं है, विजन डॉक्यूमेंट को उसको वो बोल रहे हैं और दोनों पार्टियां अपने अपने स्टैंड पे हैं। सीटों का तालमेल, चुनावी तालमेल अपनी जगह है और बाकी जो पार्टी के अपनी रीति रिवाज रहे हैं वो अपनी अपनी जगह दोनों लोग निभा रहे हैं।